जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो आपको 12वीं बिहार बोर्ड 2023 में पूछे गए जो हिस्ट्री का प्रश्न है उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो यह आपको क्वेश्चन बैंक का जो सीरीज है वो चल रही है और इसका यह जो है आपको चौथा क्लास है। इससे पहले भी इसके 3 क्लासे हो चुकी है, तो अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर आप उसे देख लेंगे। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के इस सेशन का जो पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है, समझिए, ठीक है ना? और जहाँ भी आप लोगों को दिक्कत हो, आप लोग कमेंट करके बताओगे। देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। आज के सेशन का यह पहला प्रश्न है। देखिए, कह रहा है कि जय हिंद का नारा जो है किसने दिया? ऑप्शन ए कह रहा है आपका भगत सिंह, ऑप्शन बी जो है चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी जो है आपको नेहरू, और ऑप्शन डी जो कह रहा है वो आपको सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना? तो देखिए, जय हिंद का जो नारा दिए थे ना, वो आपको सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए थे। कौन दिए थे? सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना साथियों, वो आपको डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसके अलावे आपको दिल्ली चलो का नारा क्या है? दिल्ली चलो का नारा। देखिए, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो भी नारा दिया गया था आप इसे याद रखेंगे, दिल्ली चलो, ठीक है ना? इसके अलावे तुम मुझे खून दो, क्या करो? तुम मुझे क्या करो? खून दो, मैं तुम्हें क्या करूंगा कि आपको आजादी दूंगा, ठीक है ना? तो यह नारा भी जो दिए थे वो कौन दिए थे जानते हैं? सुभाष चंद्र बोस जी। तो देखिए, तो यहाँ से एक चीज याद रखिएगा, जय हिंद का नारा, इसके अलावा आपको दिल्ली चलो का नारा, इसके अलावा तुम मुझे खून दो, ठीक है ना? मैं तुम्हें क्या करूंगा जानते हैं? आजादी दूंगा। क्या दूंगा? आजादी दूंगा। यह नारा जो दिए थे वो आपको कौन दिए थे जानते हैं? तो हम कहेंगे आपको, यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी। और एक चीज और याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बने थे। एक आपको 1938 में और एक बार जो बने थे वो आपको 1939 में। तो दोनों ईयर को आपको याद रखना है। तो यहाँ से एक प्रश्न है कि 1938 में कहाँ बने थे? तो यह आपको हरिपुरा अधिवेशन में। कहाँ बने थे? हरिपुरा अधिवेशन में। तो इन चीजों को साथियों आपको अच्छे से याद रखना है। और ये जो हरिपुरा अधिवेशन है ये आपको कहाँ हुआ था जानते हैं? तो ये आपको गुजरात में। और जबकि त्रिपुरी अधिवेशन जो हुआ था 1939 में, ठीक है ना? और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता किए थे वो आपको कौन किए थे जानते हैं? तो आपको सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो आपका प्रश्न क्या कह रहा है, समझिए जरा सा, ठीक है ना? देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए, सुभाष चंद्र बोस जी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो क्या कहेंगे? 1938 में और 1939 में। 1938 में जो बने थे वह आपको हरिपुरा अधिवेशन में, जबकि 1939 में बने थे त्रिपुरी अधिवेशन में। त्रिपुरी हो गया आपको मध्य प्रदेश में, ठीक है ना? दिल्ली चलो का नारा, जय हिंद का नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सब नारा जो दिए थे सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए थे। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का क्या कहते थे कि आपको नारा दिए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है, क्या है? आराम क्या है कि आपको हराम है का जो नारा दिए थे वो कौन दिए थे जानते हैं? तो वो आपको पंडित नेहरू ने दिए थे। तो इन सभी चीजों को अच्छे से आपको याद रखना है। तो उम्मीद है कि एक ये जो 61 नंबर प्रश्न है आपको समझ में आ गए होंगे और इसका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों वो आपको डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि कवर के राज्य में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में था? देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है आपको बीरबल, ऑप्शन बी जो है वो आपको बैडम खां, ऑप्शन सी जो है मानसी, और ऑप्शन डी जो है वो आपको टोडरमल है। क्या है? टोडरमल है। देखिए, आपको वहां से नहीं बुझाता होगा, इसीलिए ऑप्शन डी जो है हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ऑप्शन डी में जो है वो आपको टोडरमल है। क्या है? टोडरमल है। तो देखिए, अकबर के राज्य में जो राजस्व व्यवस्था थी ना साथियों, वो आपको किसके हाथ में थी जानते हैं? वह आपको टोडरमल के हाथ में थी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या है कि आपको सही आंसर है। तो यहाँ से एक बात आती है कि सर टोडरमल जो था वो कौन था? तो यहाँ देखिएगा, टोडरमल जो था ना वो आपको अकबर का क्या था कि आपको वित्त मंत्री था। क्या था? वित्त मंत्री था। तो इन चीजों को अच्छे से याद रखना है कि टोडरमल कौन था। तो क्या कहेंगे? अकबर का वित्त मंत्री था। और अकबर ने क्या किया था कि आपको टोडरमल को क्या किया था कि दीवान ए अशरफ, क्या कहेंगे? दीवान ए अशरफ जो था वो आपको नियुक्त किया था, ठीक है ना? तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि अकबर ने दीवान ए अशरफ किसे नियुक्त किया था, तो हम क्या कहेंगे जानते हैं? टोडरमल को। और कब नियुक्त किया था? आपको 1582 ईस्वी में। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न होना चाहिए कि सर दीवान ए अशरफ का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? तो देखिए, तो दीवान ए अशरफ का जो अर्थ होता है ना साथियों, वो होता है भूमि विभाग का अध्यक्ष। क्या होता है? भूमि विभाग का क्या कहेंगे जानते हैं? अध्यक्ष। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए कि दीवान अशरफ का अर्थ क्या होता है, तो आप क्या कहिएगा? भूमि विभाग का
अध्यक्ष और अकबर ने टोडरमल को दीवान अशरफ कब नियुक्त किया था? 1582 में। इसके अलावा देखिए बीरबल, तो बीरबल का जो मूल नाम था, अन्य ऑप्शन पर भी मतलब विचार करेंगे। तो देखिए, तो बीरबल का जो मूल नाम था ना साथियों, वो आपको महेश दास था। क्या था? महेश दास था। तो इन चीजों को अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। और इस बीरबल को अकबर ने क्या किया था जानते हैं? कि आपको कविराज की उपाधि दिया था। क्या दिया था? कविराज की उपाधि। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाएगा कि अकबर ने कविराज की उपाधि किसे दिया था, तो क्या कहेंगे? बीरबल को। और बैरम खां के बारे में जानते होइएगा कि यह आपको अकबर का संरक्षक था। क्या था? अकबर का क्या था? कि आपको संरक्षक था। तो यहाँ से एक बात आती है कि ये जो देख रहे हैं आपको बैरम खां, यह अकबर का संरक्षक कब तक रहा था? तो 1555 से लेके 1560 तक। तो उम्मीद है कि सभी लोगों को ये सारे चीज होंगे समझ में आ गए होंगे। उसके बाद है राजा मानसी। तो राजा मानसी जो था, हल्दी घाटी के युद्ध में क्या किया था? कि आपको मुगल सेना का नेतृत्व किया था। क्या किया था? मुगल सेना का नेतृत्व। तो अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व करने वाले जो सेनापति थे वो कौन थे, तो हम क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको यानी कि ये क्या कहते हैं? मानसी। और एक जो थे वो आपको आसफ खां। तो इन चीजों को साथियों आपको अच्छे से याद रखना है। तो वहीं 62 नंबर आपका प्रश्न गड़ा है कि अकबर के राज्य में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में था? तोडरमल। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या है? सही आंसर है। तो उम्मीद है कि सारे लोगों को ये सभी प्रश्न जो होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए कह रहा है कि ताजमहल किस नदी के किनारे जो है स्थित है? सोन, यमुना, ठीक है ना, गोमती, डी में दे रहा है आपको गंगा। तो देखिए, तो ये जो ताजमहल है ना साथियों, यह आपको यमुना नदी के तट पर स्थित है। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि ताजमहल जो है वो है कहाँ? तो देखिए, तो ये आपको उत्तर प्रदेश के क्या कहेंगे जानते हैं? कि आपको आगरा में स्थित है। फिर यहाँ से एक बात आती है कि ताजमहल किसके याद में बनाया गया था? तो साथियों ये जो ताजमहल है ना, यह आपको मुमताज के याद में, किसके याद में बनाया गया था? मुमताज के याद में। यानी कहने का मतलब हो गया कि ये जो ताजमहल देख रहे हैं, यह आपको मुमताज महल की याद में बनाया गया था। और मुमताज महल का मूल नाम क्या था? कहेंगे अर्जू, ठीक है ना, मंद बानो बेगम। क्या कहेंगे? अर्जुमंद बानो बेगम। तो देखिए, तो ये जो अर्जुमंद बानो बेगम होती है, यानी कि आपको मुमताज महल, इसकी मृत्यु जो हो जाती है वो आपको 1631 ईस्वी में प्रसव पीड़ा से, कैसे हो जाती है? प्रसव पीड़ा से, ठीक है ना। तो इससे आपको क्या होता है कि शाहजहां जो होता है टूट जाता है, और वह अपनी पत्नी के याद में क्या करता है कि आपको ताजमहल का जो होता है वो आपको निर्माण करवाता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि ताजमहल का निर्माण जो है वो किस अवधि में हुआ था? तो देखिए, ताजमहल का निर्माण जो है 1632 ईस्वी में क्या है कि आपको शुरू हुआ था। यानी कि ताजमहल बनना जो शुरू हुआ था 1632 ईस्वी में, और यह आपको 1653 ईस्वी में बनकर क्या हुआ था कि आपको तैयार हुआ था। तो यह ताजमहल के क्या है कि आपको निर्माण की क्या है कि आपको अवधि है। कहीं कहीं आपको 1648 भी दिया रहेगा, ठीक है ना, क्या रहेगा? 1648 तो आप उसे देख लेंगे। ताजमहल के जो निर्माण की अवधि है वो क्या है बताइए? तो 1632 से 1600 क्या जानते हैं कि आपको 53 है। और इस ताजमहल को साथियों यूनेस्को की विरासत सूची में जो ताजमहल को शामिल किया गया था वो आपको 1983 ईस्वी में। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। दूसरी बात कि दुनिया के 7 आश्चर्यों में क्या कहेंगे? दुनिया के 7 आश्चर्यों में जो ताजमहल को शामिल किया गया था वह आपको कब जानते हैं? 2007 में 7 जुलाई को, ठीक है ना। तो इन चीजों को अच्छे से याद रखना है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो बताइए, ये जो ताजमहल है, ठीक है ना, वो कहाँ है? इसकी स्थिति तो क्या कहिएगा? आगरा, उत्तर प्रदेश में। और यह किसके याद में बनाया गया है? तो क्या कहेंगे जानते हैं? मुमताज महल के याद में। मुमताज महल का मूल नाम क्या है? तो याद रखिएगा अर्जुमंद बानो बेगम, ठीक है ना। और यह आसफ खान की क्या थी कि आपको पुत्री थी। और 1631 ईस्वी में क्या होता है कि प्रसव पीड़ा के कारण ये जो देख रहे हैं मुमताज, इसकी क्या हो जाती है कि आपको मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ से एक बात आएगी कि ये जो आप देख रहे हैं मुमताज, इसकी मृत्यु जो हुई थी वो आपको कहाँ हुई थी? तो इसकी मृत्यु आपको बुरहानपुर में जो है वो आपको हुई थी। और यह जो बुरहानपुर है साथियों, यह आपको मध्य प्रदेश में कहाँ है? मध्य प्रदेश में। फिर यहाँ से ताजमहल के निर्माण की अवधि पूछेगा तो 1632 से 1653। और ताजमहल को यूनेस्को की विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? याद रखेंगे 1983 में। और दुनिया के 7 आश्चर्य में 2007 में। तो वही आपका प्रश्न कह रहा है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको यमुना। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है साथियों वो आपको करेक्ट है। और इसके जो डी नंबर ऑप्शन है ना, यहाँ पर आपको नहीं बुझाते होंगे तो देख लीजिए, डी नंबर ऑप्शन में जो है वो आपको गंगा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है?
गंगा, ठीक है ना? तो आप यहाँ से सारे ऑप्शन को देख लेंगे अच्छे से, तो उम्मीद है कि सारे लोगों को ये सभी चीज़ होंगे समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना? तो 63 का जो सही आंसर हो जाएगा, वो आपको क्या हो जाएँगे? तो वो आपको बी हो जाएगा। चलिए, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक जो था, कौन था? तो देखिए, कह रहा है बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद कह रहा है अशोक, उसके बाद कह रहा है आपको डी में महेंद्र। क्या कह रहा है? डी में महेंद्र। देखिए, इसका नाम भी आपको याद रखना है, डी में महेंद्र। और महेंद्र जो था, वो आपको अशोक का क्या था कि आपको पुत्र था। तो देखिए, ये जो आप देख रहे हैं मौर्य साम्राज्य, इसके जो प्रथम शासक थे ना, वो आपको चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि मौर्य वंश के जो संस्थापक थे साथियों, वो कौन थे जानते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य। जबकि इसका दूसरा शासक जो था, वो आपको कौन था जानते हैं? तो इसके जो द्वितीय शासक थे, वो आपको बिंदुसार थे। क्या थे? बिंदुसार। और इसके जो तृतीय शासक थे, वो आपको कौन थे? तो आपको अशोक थे। तो इन चीजों को अच्छे से याद रखना है। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना होती है, वो आपको कब होती है? तो याद रखिएगा साथियों, ये जो आप मौर्य साम्राज्य देख रहे हैं, इसकी स्थापना जो होती है 322 ईसा पूर्व में, और इस मौर्य साम्राज्य का जो अंत होता है 185 ईसा पूर्व में। यानी कि मौर्य साम्राज्य का जो शासन काल है 322 से 185 ईसा पूर्व। तो यहाँ से आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा, क्या जानते हैं कि मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी? तो आप क्या कहोगे? 322 ईसा पूर्व में। इसका अंत जो होता है कब होता है? तो क्या कहेंगे जानते हैं? 185 ईसा पूर्व में। और मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी होती है, वो आपको पाटलिपुत्र होती है। क्या होती है? पाटलिपुत्र। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। और ये जो पाटलिपुत्र है, यह किन नदियों के संगम पे है? तो इसे भी आप याद रखिएगा, गंगा। क्या कहेंगे? गंगा, सोन, क्या है? सोन। और आपको पुनपुन नदी के संगम पर जो है, वो आपको पाटलिपुत्र जो है, वो आपको बसा हुआ है। तो इन चीजों को अच्छे से याद रखना है। और ये जो पाटलिपुत्र नगर है, आप ध्यान रखेंगे कि इसका जो आपको मतलब निर्माण जो करवाया था, यानी कि पाटलिपुत्र नगर को जो बसाया था, वो आपको उदयी ने बसाया था। कौन बसाया था? उदयी ने। अगर उदयी ऑप्शन में नहीं रहेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा आपको उदयभद्र। क्या हो जाएगा? उदयभद्र, ठीक है ना? देखिए, तो यहाँ से वही प्रश्न खड़ा है आपका, यानी कि 64 नंबर की। बताइए कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो हम क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है, इसका क्या है कि आपको सही आंसर है। तो उम्मीद है कि सारे लोगों को ये सभी चीजें होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसे हम लोग समझेंगे। देखिए, कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व का पिता जो है, किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है लॉर्ड कर्जन, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन नंबर सी दयाराम सहनी, और ऑप्शन डी जो है लॉर्डोलॉजी। तो याद रखिएगा कि भारतीय पुरातत्व का जो जनक है, वो आपको अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो यहाँ से एक बात आती है कि भारत में ये जो पुरातत्व विभाग है, इसकी स्थापना जो होती है, वो आपको कब होती है? तो साथियों, याद रखिएगा, भारत में पुरातत्व विभाग की जो स्थापना हुई थी 1861 ईस्वी में। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, वो आपको कौन थे जानते हैं? तो वो आपको अलेक्जेंडर कनिंघम थे। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ से लॉर्ड कर्जन है। तो देखिए, लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था कि आपको 1905 में क्या किया था कि आपको बंगाल का विभाजन किया था। क्या किया था? बंगाल का विभाजन। इसलिए लॉर्ड कर्जन जो होते हैं, वो आपको जाने जाते हैं। उसके बाद है दयाराम सैनी। इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के जो पहला नगर है हड़प्पा, इसके क्या किए थे कि आपको खोज किए थे। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला नगर है, वो आपको हड़प्पा है। और हड़प्पा की खोज जो हुआ था 1921 ईस्वी में, किसने किया था? क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको राय बहादुर दयाराम सहनी ने। तो यहाँ से एक प्रश्न और आएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया नगर, तो आप क्या कहोगे? हड़प्पा। हड़प्पा की खोज कब होती है? 1921 ईस्वी में। और इसका जो खोज किया था कौन? दयाराम सहनी। उसके बाद है आपको लॉर्ड डलहौजी। तो देखिए, तो ये जो आप देख रहे हैं लॉर्ड डलहौजी, डी नंबर ऑप्शन है। तो डलहौजी को भारत में कहा जाता है जानते हैं? तो आपको रेल, क्या कहेंगे? रेल, डाक और कार का जो है, वो आपको जनक कहा जाता है। किसको जानते हैं? लॉर्ड डलहौजी को। तो इन चीजों को अच्छे से याद रखना है। और लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था जानते हैं? कि आपको राज्य हड़प नीति को क्या किया था कि आपको शुरू किया था। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि राज्य हड़प नीति जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो क्या कहेंगे? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, ठीक है ना? और इसी के समय में डाक अधिनियम जो था, वो आपको 1854 में क्या हुआ था कि आपको पारित हुआ था। तो उम्मीद है कि सभी साथियों को ये सारे चीज होंगे समझ में आते होंगे। अगर आप लोगों को इसमें कहीं से किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, तो आप लोग कमेंट करके बताओगे। तो ये जो देख रहे हैं 65 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर हो जाएगा ना, वो आपको बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न जो है हमारा, वो क्या कर रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, तो इसको ना हम इस तरफ ले आते हैं कि आप लोगों को देखने में सुविधा हो। देखिए क्या कह रहा है, सुनिए।
कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान किया था, ठीक है ना। ऑप्शन ए देख लिए, कह रहा है आपको सिराजुद्दौला, उसके बाद कह रहा है आपको ऑप्शन बी शुजाउद्दौला, ऑप्शन सी कह रहा है शाह आलम द्वितीय, और ऑप्शन डी कह रहा है मीर कासिम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, वो आपको शाह आलम द्वितीय। तो देखिए, ये जो इलाहाबाद की जो पहला संधि होता है, वो आपको ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच में होता है। कब जानते हैं? तो आपको 1765 में, देखिए ध्यान से समझिएगा, 1765 में जो होता है, वो आपको इलाहाबाद की क्या होती है, कि आपको संधि होती है, याद रखिएगा। ये जो इलाहाबाद की संधि होती है, इस इलाहाबाद की संधि में एक तरफ जो होता है, पहले संधि की हम बात करें, इसमें आपको शाह आलम द्वितीय, और एक तरफ जो होता है वो आपको रॉबर्ट क्लाइव। तो इस संधि के द्वारा क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या होता है कि आपको बंगाल, ठीक है ना, इसके अलावा आपको बिहार, और इसके अलावा आपको ओडिशा, क्या है, बिहार, बंगाल और ओडिशा में इससे क्या होता है जानते हैं, कि आपको दीवानी अधिकार जो होता है, वो आपको क्या होता है जानते हैं, कि आपको प्राप्त होता है। क्या होता है? प्राप्त होता है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो बताइए कि ये जो इलाहाबाद की संधि है, वो कब हुई थी? 1765 में। और इस संधि के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या होता है, कहेंगे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार जो होता है, वो आपको प्राप्त होता है, ठीक है ना। फिर यहाँ से एक बात आती है कि बताइए, इलाहाबाद की जो पहली संधि हुई थी, किसके बीच हुआ था? तो देखिए, था शाह आलम द्वितीय और एक जो है अंग्रेज, जिसका नाम होता है आपको रॉबर्ट क्लाइव। क्या होता है? रॉबर्ट क्लाइव। तो इसी के बीच में आपको क्या होता है, कि आपको इलाहाबाद की जो होती है, वो आपको संधि होती है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। ये देखिए, यहाँ पर मीर कासिम दिया हुआ है, तो मीर कासिम जो था, वो आपको बंगाल का क्या था, कि आपको नवाब था। तो इन सभी चीजों को याद रखना है। शाह आलम द्वितीय जो था, वो आपको मुगल बादशाह था। तो वहीं कर आपका प्रश्न कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी अधिकार किसने प्रदान की थी? तो शाह आलम द्वितीय ने। तो यहाँ पर बात आ गया ईस्ट इंडिया कंपनी। तो याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना होती है, वो आपको 1600 ईस्वी में, और किसके आज्ञा पत्र द्वारा होता है जानते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना होती है, महारानी एलिजाबेथ, क्या कहेंगे, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के आज्ञा पत्र द्वारा, ठीक है ना। तो देखिए, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के आज्ञा पत्र द्वारा जो होता है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है साथियों, इसका उद्देश्य होता है भारत में क्या करना जानते हैं, कि आपको मतलब कि अपने व्यापार वाणिज्य को बढ़ाना। यानी कि सीधे समझ आइए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का एक ही उद्देश्य था, भारतीय उपमहाद्वीप में क्या करना जानते हैं, कि आपको व्यापार को बढ़ावा देना। तो उम्मीद है कि सारे लोगों को ये सभी चीज़ होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखो, उससे पहले इसका सही आंसर जान लो, वो आपको सी हो जाएगा, ठीक है ना। और जहाँ दिक्कत होगी आप लोग बताएंगे। चलिए देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, समझिए। कह रहा है, क्या जानते हैं कि मज्म उल, ठीक है ना, क्या है, मज्म उल बहरीन की रचना जो है, वो आपको किसने की? देखिए, तो यहाँ पे ये जो है, आपको प्रश्न को थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। क्या कर लीजिए? चेंज कर लीजिए, ठीक है ना। ये अलग से प्रश्न को यहाँ पे लिख दिया गया है। तो देखिए, तो यहाँ पे पिया देखेंगे, क्या हो जाएगा जानते हैं, एक हो जाएगा हुमायूंनामा, यहाँ से क्या हो जाएगा, हुमायूंनामा। देखिए, क्वेश्चन को आपको चेंज कर लेना है, ठीक है ना। हुमायूंनामा की रचना किसने किया था? तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम। क्या हो जाएगा? गुलबदन बेगम, ठीक है ना। और गुलबदन बेगम जो थी, वह कौन थी? तो क्या कहेंगे जानते हैं, तो वह आपको हुमायूं की बहन थी। क्या थी? हुमायूं की बहन। तो इसे भी आपको याद रखना है कि ये जो गुलबदन बेगम थी, वो कौन थी? तो क्या कहेंगे, हुमायूं की बहन थी। तो इन सभी चीजों को साथियों आपको अच्छे से क्या करना है, कि आपको याद रखना है। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे, ठीक है ना। औरंगजेब जो है, वो आपको शाहजहां का पुत्र था। दरा सिकोह जो था, यह भी आपको शाहजहां का क्या था, कि आपको पुत्र था। तो याद रखिएगा, ये जो औरंगजेब का शासनकाल है, 1658 से 1707 है। तो इन चीजों को अच्छे से याद रखना है। और दारा सिकोह जो है, वो आपको शाहजहां के सभी पुत्रों में सबसे ज्यादा होशियार था, ठीक है ना। और इसने उपनिषदों का क्या किया था, कि आपको फारसी में अनुवाद करवाया था। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाएगा कि उपनिषदों का फारसी में अनुवाद जो करवाया था कौन, तो आप क्या कहोगे, दारा सिकोह। फिर यहाँ से प्रश्न आएगा कि हुमायूंनामा की रचना कौन किया था? वो आपको गुलबदन बेगम, जो कि हुमायूं की बहन थी। तो ये जो 67 नंबर प्रश्न है साथियों, इसका सही आंसर जो हो जाएगा, वो आपको क्या हो जाएगा, तो वो आपको ए हो जाएगा। चलिए, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद है सभी लोगों को ये सारे प्रश्न जो होंगे, वो आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ था? तो देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी कश्मीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कर्नाटक। तो यहाँ से एक बात आती है कि लिंगायत संप्रदाय का जो उदय हुआ था, वो कब हुआ था? तो याद रखिएगा, 12वीं शताब्दी में। कब हुआ था? 12वीं शताब्दी में, ठीक है ना। और कहाँ हुआ था जानते हैं?
तो यह आपको कर्नाटक में हुआ था। क्या हुआ था? कर्नाटक में। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना? फिर यहाँ से प्रश्न और आएगा कि जो लिंगायत आंदोलन है, इसके जो जनक थे कौन थे? तो देखिए, तो इसके जो जनक थे वासव, और उनके भतीजा जो थे वो आपको चन्नावासव कौन थे? चन्नावासव। तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो वासव और चन्नावासव जो थे वो आपको लिंगायत आंदोलन के क्या थे? क्या आपको प्रवर्तक थे। और ये जो देख रहे हैं लिंगायत आंदोलन, इसका उदय कहाँ होता है? तो आपको कर्नाटक के अंदर होता है, ठीक है ना? और एक चीज़ याद रखिएगा, कर्नाटक में अभी हाल फिलहाल जो है विधानसभा का चुनाव हुआ है। तो यहाँ पे विधानसभा की 224 सीटें, थोड़ा-सा पॉलिटिकल वाला बच्चे इसे याद रखेंगे। विधान परिषद की सीट पूछेंगे तो आपको 75, ठीक है ना? लोकसभा का पूछेंगे 28 और राज्यसभा का पूछेंगे तो वो आपको 12। तो इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना है कि विधानसभा की सीट पूछेगा कर्नाटक में तो कितना? तो आपको 224 विधानसभा का, ठीक है ना? विधान परिषद का पूछेंगे तो वो आपको 75, क्या हो जाएगा? 75। देखिए, याद रखिएगा कि विधान परिषद का कितना? तो क्या कहेंगे? आपको 75, ठीक है ना? लोकसभा का पूछेंगे कर्नाटक में कितना? तो क्या कहोगे? 28। और उसके बाद जो है राज्यसभा का पूछेंगे कर्नाटक में कितना सीट है? तो क्या कहिएगा? तो वो आपको 12 है। तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो वही कह रहा है कि लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ था? तो वो आपको कर्नाटक में, यानी कि 68 का जो ऑप्शन नंबर बी है, वो आपको क्या हो जाएगा कि आपको सही हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, समझिए। कह रहा है कि इब्न बतूता कितने वर्ष तक भारत में क्या था कि आपको रहा था? 8 वर्ष, ठीक है ना? उसके बाद कह रहा है आपको, यानी कि 10 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष। तो देखिए, इब्न बतूता सबसे पहले 1333 ईस्वी में आया था, ये बात आपको पता होगा। और यह आपको 1341 ईस्वी तक रहा था। तो टोटल क्या वर्ष हो गया? 8 वर्ष। क्या हो गया? 8 वर्ष। इसीलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना, वो आपको ए हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात आती है कि इब्न बतूता जो है किसके दरबार में आया था, ठीक है ना? तो यह आपको मोहम्मद बिन तुगलक, क्या कहेंगे? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में जो है साथियों, ये आपको क्या हुआ था कि आपको आया था। इन चीज़ों को अच्छे से याद रखना है। और इसका जो यात्रा वृत्तांत है, क्या है? यात्रा वृत्तांत, ठीक है ना? उसका नाम क्या है? तो देखिए, इसके यात्रा वृत्तांत का जो नाम है साथियों, वह आपको जो है किताब उर रहला, क्या है? किताब, ठीक है ना? उर रहला जो है इसके यात्रा वृत्तांत का नाम है, जो कि आपको अरबी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? अरबी भाषा में। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना होगा। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए कि इब्न बतूता का जो यात्रा वृत्तांत है वो क्या है? तो क्या कहिएगा? किताबुर रहला, जो किस भाषा में लिखा गया है? तो आपको अरबी भाषा में, ठीक है ना? इब्न बतूता जो था वो किस देश का था? तो याद रखिएगा, मोरक्को का। कहाँ का था? मोरक्को का था। मोरक्को ऑप्शन में नहीं रहेगा तो क्या कहेंगे? अफ्रीका का। तो वहीं देखिए, आपका प्रश्न जो कह रहा है, क्या कह रहा है, एक बार सुनिए कि इब्न बतूता, ठीक है ना, कितने वर्ष तक भारत में रहा था? तो साथियों, इब्न बतूता जो है वो आपको 8 वर्ष तक जो था वो आपको भारत में रहा था। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना, वो आपको ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए, अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है हमारा, वो क्या कर रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, अब इसे हम लोग समझते हैं। देखिए, कह रहा है कि लॉटरी कमेटी का गठन जो है वो आपको कब किया गया? ऑप्शन ए कह रहा है 1810, ऑप्शन बी 1817, 1825, 1828। तो देखिए, लॉटरी कमेटी का जो गठन हुआ था ना 1817 में, और यह कोलकाता शहर के विकास के लिए, किसके लिए? तो याद रखिएगा, कोलकाता शहर के विकास के लिए क्या हुआ था कि आपको गठित हुआ था। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए कि लॉटरी कमेटी का गठन कब हुआ था? 1877 में। किस शहर के विकास के लिए? आपको कोलकाता शहर के विकास के लिए। और कोलकाता में आपको क्या है कि अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया एक किला है जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। उसका नाम है आपको फोर्ट विलियम। क्या नाम है उसका? फोर्ट विलियम। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए कि फोर्ट विलियम का जो किला है वो आपको कहाँ है? तो क्या कहिएगा? कोलकाता में। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से याद रखना है। और कोलकाता जो थी वो आपको 1911 से पहले जो थी वो आपको भारत की क्या थी? क्या आपको राजधानी थी? क्या थी? भारत की राजधानी थी। तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। लेकिन क्या हुआ था 1911 में, भारत की राजधानी जो होती है कलकत्ता से दिल्ली क्या होती है कि आपको स्थानांतरित जो है वो आपको कर दी जाती है, ठीक है ना? तो इन सभी चीज़ों को साथियों आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है, ठीक है ना? तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे कि लॉटरी कमेटी का गठन कब हुआ था। तो क्या कहिएगा? तो वह आपको 1817 में, ठीक है ना? यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी इसका जो है वो आपको करेक्ट आंसर है, ठीक है ना? चलिए, आगे चलते हैं। देखिए, अगला प्रश्न करा है 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो देखिए, तो 1942 में करा है खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और डी में कह रहा है आपको भारत छोड़ो आंदोलन। क्या कह रहा है? भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है ना? भारत छोड़ो
आंदोलन, ये आपका डी नंबर ऑप्शन है। क्या है? डी नंबर ऑप्शन। तो देखिए, ये जो आप देख रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन साथियों, यह आपको 1942 में हुआ था, यानी कि डी नंबर जो है आपको सही हो जाएगा। ये भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो कब हुआ था, तो क्या कहेंगे जानते हैं? वो आपको 1942 में। तो इन चीजों को साथियों आपको अच्छे से याद रखना है। तो फिर यहाँ से एक बात आएगी, क्या जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो देखिए, तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो नेतृत्व किए थे महात्मा गांधी। कौन किए थे? महात्मा गांधी। और इसी दौरान गांधी जी ने नारा दिए थे, कौन जानते हैं? करो या मरो का। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा, बताइए करो या मरो का नारा जो दिए थे वो कौन दिए थे? तो हम क्या कहेंगे जानते हैं? महात्मा गांधी। कब दिए थे जानते हैं? तो वो आपको 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक है ना। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस के बड़े नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए कांग्रेस सरकार के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया जाता है, जिसका नाम होता है ऑपरेशन जीरो आवर। क्या होता है? ऑपरेशन जीरो आवर। तो कभी कभी प्रश्न पूछेगा कि बताइए कि ऑपरेशन जीरो आवर का जो संबंध है वो किससे है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। तो इन चीजों को याद रखिएगा। फिर यहाँ से देखिए ऑप्शन में और भी चीज दिए गए हैं। क्या है? और भी चीज दिए गए, जैसे देखिए खिलाफत आंदोलन। क्या है? खिलाफत आंदोलन। तो देखिए खिलाफत आंदोलन जो है वो आपको 1919 में हुआ था, ठीक है ना। असहयोग आंदोलन 1920 से 1900 कितना जानते हैं? 22 तक जो था चला था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1931 पहले टर्म में। दूसरे टर्म में आपको 1932 से 1934 तक जो था वो आपको चला था। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो उम्मीद है कि सारे लोगों को ये सभी प्रश्न जो होंगे समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। तो 71 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो आपको क्या कह रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। देखिए सुनिए, क्या कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना। क्या है कि आपको सुभाष चंद्र बोस जो है, देखिए क्या कह रहा है, ये उजला वाला तो आपको दिखेगा ही नहीं, ठीक है ना। चलिए इस पे थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस जो है, ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है चुने गए थे, ठीक है ना। थोड़ा सा देखिए, पेन को हम ट्राई कर रहे हैं पहले कि कौन सा पेन ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे सुभाष चंद्र बोस जी, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है 1938, ऑप्शन बी 1939, ऑप्शन सी कह रहा है 1938 एवं 39 दोनों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको यानी कि सी हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात आती है कि 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था कहाँ हुआ था? तो ये आपको हरिपुरा में। और हरिपुरा कहाँ है जानते हैं? तो ये आपको गुजरात में। उसके बाद जो है 1939 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो आपको कहाँ हुआ था जानते हैं? तो ये आपको त्रिपुरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? त्रिपुरी में। और त्रिपुरी जो है वो आपको कहाँ जानते हैं? तो आपको मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो अगर आपसे हम क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए कि ये जो हरिपुरा अधिवेशन है 1938 में जो है वो आपको कहाँ हुआ था, तो क्या कहेंगे? गुजरात में। और त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में कहाँ हुआ था? तो आपको मध्य प्रदेश में। और सुभाष चंद्र बोस जी जो है वह आपको क्या थे जानते हैं? 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, 1938 में, 1939 में, ठीक है ना। और सुभाष चंद्र बोस जी को हम लोग देश नायक के नाम से भी क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। तो इन चीजों को आपको याद रखना है कि देश नायक पूछेंगे किन्हें कहा जाता है, तो क्या कहिएगा? सुभाष चंद्र बोस जी को। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ पे कांग्रेस आया, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन होता है वो आपको 1885 में। तो देखिए ऐसे चीज सबको भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो 72 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा, यानी कि 1938 और 39 में सुभाष चंद्र बोस जी जो होते हैं वो आपको कांग्रेस के क्या बनते हैं कि आपको अध्यक्ष बनते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, पहले आप लोग इसे बढ़िया से समझिए। देखिए कह रहा है कि काला कानून किसे कहा गया है? तो देखिए काला कानून जो है ना साथियों वो आपको रॉलेट एक्ट को जो है वो आपको कहा गया है। और रॉलेट एक्ट को काला कानून जो कहे थे वो आपको महात्मा गांधी ने। कौन कहे थे? महात्मा गांधी ने। तो फिर यहाँ से एक बात आती है, रॉलेट एक्ट भारत कब आया था, ठीक है ना, ये भी तो पूछा जाएगा। तो देखिए तो 19 मार्च, ठीक है ना, 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट जो होता है वो आपको भारत आता है, ठीक है ना। ये जो रॉलेट एक्ट है यह आपको किसकी अध्यक्षता में बना था? तो आपको सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में बना था, यानी कि सेडिशन कमेटी ने इसको क्या किया था कि आपको तैयार किया था। तो इन सभी चीजों को साथियों आपको अच्छे से याद रखना है। फिर आपको हंटर रिपोर्ट, तो देखिए तो हंटर रिपोर्ट जो है वो आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या कहेंगे? जालियांवाला क्या कहेंगे जानते हैं? बाग हत्याकांड। क्या है? बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो है वो आपको क्या हुआ था जानते हैं? कि आपको हंटर आयोग का जो था वो आपको गठन किया गया था। वुड डिस्पैच जो है वो आपको 1854 ईस्वी में जो था वो आपको आया था। 1919 के अधिनियम के द्वारा आपको प्रांतों में जो था वो आपको वैध शासन जो था वो आपको क्या किया गया था कि आपको लागू किया गया था। तो देखिए इन सभी चीजों को अच्छे से
याद रखना है। प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रांतों में द्वैत शासन किस अधिनियम के द्वारा लागू हुआ था, तो क्या कहिएगा 1919 के अधिनियम के द्वारा। वुड डिस्पैच जो है यानी डिस्पैच कब आया था 1854 में, ठीक है ना। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए अंग्रेजों ने कौन सा आयोग बनाया था, हंटर आयोग। और हंटर आयोग में आपको 8 सदस्य थे, जिसमें से आपको 5 अंग्रेज और 3 जो था वो आपको भारतीय था, तो इसे भी याद रखिएगा। लेकिन आपका प्रश्न कह रहा है कि काला कानून किसे कहा गया, तो आप क्या कहोगे, रॉलेट एक्ट को। और रॉलेट एक्ट जो है वो आपको कब अस्तित्व में आता है जानते हैं, वो आपको 1919 में। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। तो उम्मीद है कि आप इन सारे चीजों को समझ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है किसने किया था, तो देखिए जिन्ना, एमेंडाय, ठीक है ना, राजगोपालाचारी, सुभाष चंद्र बोस जी। यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो है आपको क्या दे रहा है जानते हैं, तो आपको सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना। आप लोग समझ गए होगा कि इसका आंसर जो होगा क्या होगा, तो आपको सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन होता है 1939 में, कौन करते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है ना। किस दल से त्याग होते देखे, तो देखिए 1939 में ये कांग्रेस से क्या कर देते हैं कि आपको त्यागपत्र दे देते हैं, क्या कर देते हैं, कांग्रेस से क्या करते हैं कि आपको त्यागपत्र दे देते हैं, ठीक है ना। और कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद ये क्या करते हैं जानते हैं, कि आपको यानी कि गठन करते हैं किस चीज का जानते हैं, तो आपको फॉरवर्ड ब्लॉक का। तो इन सभी चीजों को साथियों आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज होंगे समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। तो ये जो देख रहे हैं 74 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। फिर यहाँ से एक बात आएगा कि कांग्रेस से जब 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी त्यागपत्र दे देते हैं, तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बनते हैं, तो वह आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन बनते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इन चीजों को साथियों आपको अच्छे से याद रखना है। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी जब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे देते हैं, अब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बनते थे, क्या कहिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो प्रश्न आपका क्या कह रहा है, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन जो किया था कौन, तो क्या कहेंगे जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी। तो उम्मीद है कि आपको सारे चीज होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए कि कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी 1946 में। तो साथियों यहाँ पे एक बात आती है कि कैबिनेट मिशन जो है वो आपको डेट के साथ कब भारत आया था, इसे याद रखिएगा। आपको 24 मार्च 1946 को। और इसमें कितने सदस्य थे, तो वो आपको 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 3 सदस्य। और वह 3 सदस्य जो था वो आपको कौन कौन था, तो देखिए इसमें जो 3 सदस्य थे वह आपको सर स्टेफर्ड क्रिप्स, क्या कहेंगे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ठीक है ना। इसके बाद जो था वो आपको दूसरा देखिए स्टेफर्ड क्रिप्स, ठीक है ना। उसके बाद है आपको ए बी अलेक्जेंडर, क्या कहेंगे, ए बी अलेक्जेंडर, ठीक है ना। और तीसरा जो सदस्य थे वो आपको कौन थे जानते हैं, तो वो आपको पैथिक लॉरेंस थे। कौन थे, पैथिक लॉरेंस थे। इसे भी आपको याद रखना है, कौन थे, पैथिक लॉरेंस थे। यहाँ से एक बात आती है कि कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए अध्यक्ष जो थे ना साथियों वो आपको पैथिक मतलब लॉरेंस थे। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो वही आपका प्रश्न कर रहा है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, 1940 में। इसका उद्देश्य क्या था, तो आपको भारत के संविधान का क्या करना है, कि आपको निर्माण करना है। देखिए ये सब आपको पढ़ाए भी हुए हैं, लेकिन फिर भी जान लीजिए कि भारतीय संविधान का क्या करना है, कि आपको निर्माण करना है। इसके अलावा आपको अंतरिम सरकार का गठन करना है, क्या करना है, अंतरिम सरकार का क्या करना है, कि आपको गठन करना है, ठीक है ना। इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, अंतरिम सरकार का गठन करना और आपको संविधान का निर्माण करना। इसी उद्देश्य से कैबिनेट मिशन योजना जो होती है वो आपको भारत आती है। तो उम्मीद है कि सभी लोगों को ये सारे चीज होंगे वो आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। अगर इसमें कहीं से किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप बताओगे। तो ये जो 75 नंबर प्रश्न है इसका सही नंबर जो हो जाएगा, सॉरी सही आंसर वो क्या हो जाएगा, तो वो आपको सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या करा है समझिए, कह रहा है कि मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था। तो देखिए मुस्लिम लीग के द्वारा जो है वो आपको 22 दिसंबर 1939 को जो है वो आपको क्या हुआ था जानते हैं, कि आपको मुक्ति दिवस जो था वो आपको मनाया गया था। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 22 दिसंबर, ठीक है ना, 1900 कितना कहेंगे जानते हैं, आपको 39, ठीक है ना। तो 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के द्वारा जो था वो आपको क्या था जानते हैं, कि आपको मुक्ति दिवस जो था, क्या था, मुक्ति दिवस, उसे क्या किया गया था, कि आपको मनाया गया था। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए कि मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था, तो 22 दिसंबर 1939 को, क्योंकि कांग्रेस जो था वो आपको 22 अक्टूबर 1939 को क्या था, कि आपको
अपने मंत्रिमंडल से जितने भी कांग्रेस की सरकार थी प्रांतों में सारे ने त्यागपत्र दे दिया था। तो इसी खुशी में क्या होता है कि 2 महीना बाद ये जो मुस्लिम लीग होता है वो आपको 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस जो होता है वो आपको मनाता है। तो यहाँ से बात आएगा कि कांग्रेस मंत्रिमंडल ने क्यों त्यागपत्र दे दिया था? तो इसके पीछे कारण था कि भारतीयों को जबरदस्ती द्वितीय विश्व युद्ध में क्या कर दिया गया था कि आपको शामिल कर दिया गया था। तो उम्मीद है सारे लोगों को ये सभी चीज़ होंगे समझ में आ गए होंगे। तो 76 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए और यहाँ से याद रखिएगा मुस्लिम लीग का गठन कब होता है? वो आपको 1939 में कहता है सॉरी मुस्लिम लीग का जो गठन होता है ना वो आपको 1906 में होता है और 1939 में यह क्या करता है कि आपको मुक्ति दिवस जो होता है वो आपको मनाता है, ठीक है ना? 76 का सही आंसर डी याद रखेंगे, ठीक है ना? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन के किस योजना का परिणाम था? तो ये हो जाएगा आपको माउंटबेटन योजना। तो यहाँ से एक बात आती है कि माउंटबेटन योजना कब पेश की गई थी? जानते हैं? तो 3 जून, ठीक है ना, 1947 को। और इसी माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत और पाकिस्तान जो है उसका क्या हुआ था कि आपको मतलब भारत का विभाजन हुआ था, मतलब भारत से अलग होकर आपको पाकिस्तान बना था। तो इन चीज़ों को अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना? तो लॉर्ड माउंटबेटन जो होता है भारत का वायसराय बनकर कब आता है? तो याद रखिएगा 24 मार्च 1947 को। और माउंटबेटन जो होता है भारत का अंतिम वायसराय होता है। उसके बाद है क्रिप्स मिशन योजना। तो ये आपको 1942 में आया था और इसके जो अध्यक्ष थे वो आपको सर अस्टे फर्ड क्रिप्स थे। कौन थे? सर अस्टे फर्ड क्रिप्स थे। तो इन चीज़ों को अच्छे से याद रखना है। उसके बाद है कैबिनेट मिशन योजना। तो ये आपको 1946 में आया था और इसके अध्यक्ष जो थे वो आपको पैथिक लॉरेंस थे। कौन थे? पैथिक लॉरेंस। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष जो थे कौन थे, तो क्या कहिएगा जानते हैं? तो वह आपको पैथिक लॉरेंस थे। तो उम्मीद है साथियों कि आप लोगों को ये सारे चीजें होंगे समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना? तो ये जो 77 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर ए हो जाएगा, यानी कि भारत का जो विभाजन हुआ था वो आपको कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ था। तो आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप लोग बताएंगे, ठीक है ना? और जहां भी दिक्कत होगा आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है ना? तो वहीं आपका प्रश्न कर रहा है कि भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन के किस योजना का परिणाम था? तो आप क्या कहेंगे जानते हैं? तो वो आपको माउंटबेटन योजना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए क्या कह रहा है समझिए। कह रहा है कि सीधी कार्यवाही की धमकी किसने दी थी? तो ये आपको मुस्लिम लीग ने। तो यहाँ से बात आती है कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है मुस्लिम लीग के द्वारा कब मनाया गया था? वो आपको 16 अगस्त 1946 को। और जो भी यहाँ पे मुस्लिम बहुल प्रांत था वहां पर आपको क्या हुआ था जानते हैं? कि आपको भयंकर जो था वो आपको दंगा हुआ था, ठीक है ना? तो मुस्लिम लीग का गठन कब होता है ये भी जान लीजिए। आपको 1900 कितना में जानते हैं? तो आपको 6 में। हिंदू महासभा का गठन 1900 आपको 15 में। उसके बाद है स्वराज पार्टी, इसका गठन जो होता है 1923 में। और डी में है कांग्रेस, इसका गठन जो होता है 1885 में। तो देखिए तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना? इसे 1885 आप पढ़ेंगे, ये नहीं कि 1888 पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना? चलिए देखिए प्रत्यक्ष कार्यवाही की जो धमकी दिया था कौन दिया था? मुस्लिम लीग ने। और मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? 16 अगस्त 1946 को। और इसके तहत क्या होता है साथियों? संपूर्ण देश में जो होता है वो आपको भयंकर जो होता है वो आपको दंगे होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, लेकिन इसका सही आंसर सबसे पहले क्या हो जाएगा? वो आपको बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है समझिए। कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। तो यहाँ से याद रखिएगा भारत का अंतिम वायसराय। देखिए क्या प्रश्न पूछा जाएगा? भारत का अंतिम क्या कहिएगा जानते हैं? वायसराय। क्या है? वायसराय। और आपको प्रथम, ठीक है ना, गवर्नर जनरल स्वतंत्रता के बाद, यानी कि स्वतंत्र भारत का क्या है? भारत का क्या कहेंगे जानते हैं? प्रथम गवर्नर जनरल। क्या कहेंगे? प्रथम गवर्नर जनरल। तो वो कौन हो जाएंगे जानते हैं? लॉर्ड माउंटबेटन। तो याद रहेगा? तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए कि भारत का अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपको सही है। अगर पूछेंगे कि स्वतंत्र भारत का प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, ठीक है ना, यानी कि प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल की बात आएगी, ठीक है ना, भारतीय की बात आएगी, वो आपको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तीन चीजों को याद रखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो आप 79 नंबर प्रश्न देख रहे हैं इसका सही आंसर ये हो जाएगा। कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आप क्या कहिएगा जानते हैं? तो वह आपको लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है समझिए। यहाँ की भारतीय संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे कौन थे? तो देखिए संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे ना साथियों वो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? देखिए पूछा जाएगा आपको संचालन समिति के अध्यक्ष। क्या पूछा जाएगा? संचालन
समिति के क्या पूछे जाएंगे जानते हैं? अध्यक्ष, ठीक है ना। इसके अलावा आपको संविधान सभा का अध्यक्ष क्या पूछा जाएगा? संविधान सभा का क्या कहेंगे जानते हैं? कि आपको अध्यक्ष क्या है? संविधान सभा का अध्यक्ष, ठीक है ना। इसके अलावा संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष क्या पूछा जाएगा? संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष क्या है? अस्थाई अध्यक्ष। ये सब जो होगा ना एक ही व्यक्ति, ठीक है ना, जिनका नाम है आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इन्हें महात्मा गांधी जी के द्वारा क्या था कि आपको देश रत्न क्या है? देश रत्न और अजात शत्रु की जो उपाधि है वो आपको दिया गया था। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि अजात शत्रु और देश रत्न की उपाधि किसे दिया गया है? तो हम क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? तो याद रखिएगा, ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ना, याद रखेंगे ये कौन थे जानते हैं? ये आपको स्वतंत्र भारत के प्रथम आपको प्रधानमंत्री क्या थे? प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो इन चीजों को साथियों आपको अच्छे से याद रखना है कि स्वतंत्र भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो आपको कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। सरदार पटेल, जिन्हें हम लोग आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, क्या कहते हैं? आयरन मैन ऑफ कहेंगे जानते हैं? कि आपको इंडिया कहते हैं, क्या कहते हैं? इंडिया कहते हैं। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। और ये जो आयरन मैन ऑफ इंडिया है, ये भारत के पहले क्या होते हैं कि आपको गृह मंत्री होते हैं। तो उम्मीद है कि सभी साथियों को ये सारे प्रश्न जो होंगे समझ में आ गए होंगे। तो वहीं 80 नंबर प्रश्न का है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको ऑप्शन नंबर बी यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। फिर मिलेंगे आपसे कल एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी साथियों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।